नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जहां कोरोना विस्फोट जारी है, कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है और इसका लगातार डराने वाली तस्वीर जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें संशोधन भी होता रहता है, थोड़ा और सख्त भी इन्हें किया जा रहा है। अब आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र और राज्य के सभी दफ्तर में सिर्फ 10% ही उपस्थिति रहेगी। ये नियम IT, BPO और मोबाइल कंपनी के ऑफिस में भी लागू किया गया है। ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी और निजी 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर और 2 पैसेंजर को यात्रा करने की अनुमति रहेगी। कुल मिलाकर कोरोना के कहर के बीच सरकार एक्शन में है, लेकिन इसका असर कोरोना पर अभी तक पड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार के आगे सभी इंतजाम अभी तक नाकाफी साबित हो रहे हैं और हम आपके मुद्दे पर इसी पर बात करेंगे कि आखिर कोरोना पर तमाम एक्शन के बावजूद मामले कम क्यों नहीं हो रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े रहेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना के मामले इस कदर तेजी से सामने आ रहे हैं कि तमाम तैयारियां और दावे छोटे पड़ते नजर आ रहे हैं। जितने बेड बढ़ाए जा रहे हैं, उससे ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। सरकार सख्ती बढ़ाती जा रही है। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद इंदौर, भोपाल और दतिया में शादियों की परमिशन देने से भी मना कर दिया गया है। किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन, कोई भी शादी विवाह, कोई भी आयोजन अनुमति नहीं किया गया है। तो इसलिए ऐसे किसी भी कार्यक्रम की, किसी प्रकार की कोई अनुमति ना जारी की जा रही है, ना जारी की जाएगी। ये जो आदेश है ये अभी 26 तारीख तक के लिए लागू है और स्थिति को देखते हुए इसकी डेट जो है वो आगे एक्सटेंड की जा सकेगी। MP के 4 बड़े शहरों में ही 24 घंटे में 5393 नए संक्रमित सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हुई है। राजधानी भोपाल में 1694 नए कोरोना संक्रमित बीते 24 घंटे में मिले हैं, जबकि 4 कोरोना मरीजों की मौत घातक कोरोना की वजह से हो गई है। इंदौर में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। 24 घंटे में यहां 1753 नए केस आए, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में नए संक्रमित आने का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहां संक्रमण बढ़ने के साथ ही पाबंदियां भी बढ़ती जा रही हैं। 30 अप्रैल तक यहां पर कोरोना कर्फ्यू रहेगा। ग्वालियर में सोमवार को 3210 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आई। इनमें से 1072 संक्रमित निकले। 11 मरीजों की मौत भी हुई है। ग्वालियर में लगातार चौथा दिन है जब संक्रमितों का आंकड़ा 1000 से ऊपर गया है। बीते 4 दिन में यहां 4000 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। यहां जांच कराने वाला हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा है। जबलपुर में बीते 24 घंटे में 3122 सैंपल में से 874 संक्रमित मिले हैं। वहीं 483 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 6 कोरोना मरीजों की मौत होने की दुखद खबर भी सामने आई है। जबलपुर में रिकवरी रेट घटकर 81.12% रह गया है। एक्टिव केस बढ़कर 5820 हो गए हैं। यहां बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। हालांकि कोरोना के बढ़ते आंकड़े के साथ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर निशाना साधने में जुटा है, तो वहीं बीजेपी की ओर से आरोपों को खारिज किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बड़ा पाप किया है। देश की जनता को मौत के घाट उतारने के लिए उन्होंने प्रयास किया था और वैक्सीन का विरोध किया था। अब क्योंकि वैक्सीन सफल हो गई है, सुरक्षित हो गई है, तो अब श्रेय लेने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक तरफ वो नरेंद्र मोदी जी को ये श्रेय नहीं देते कि मोदी जी ने वैक्सीन बनवाई, और अब केवल एक बयान को लेकर कह रहे हैं कि इसका श्रेय जाता है किसी और नेता को। आंकड़े डराने वाले हैं। सवाल भी उठ रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना पर लगाम आखिर क्यों नहीं लग रहा। हालांकि बढ़ते और डराते कोरोना को देख ये जरूर साफ हो गया है कि सरकार के साथ साथ आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ देश की जंग को और मजबूती देनी होगी। टीम न्यूज स्टेट। पिछले 24 घंटे में जो संक्रमण दर है वो 24.7% दर्ज की गई है और लगभग अगर आंकड़ों की बात करें तो आप ये मान के चलिए जांच में हर चौथा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है और इसीलिए हम समझ सकते हैं कि हालात बहुत खतरनाक हैं। पिछले कुछ वक्त में देश में जो संक्रमण की दर है उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर है और इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे कि इतनी कोशिश के बावजूद
कमी रह कहाँ गई है? जब एकजुटता यहाँ पर लानी चाहिए तो एकजुटता की जगह वो दरार क्यों दिख रही है? क्यों एक दूसरे पर हम लोग आरोप लगा रहे हैं? हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद है, तारुफ कराते हैं। डॉक्टर के जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आशीष अग्रवाल जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, और अमीनुल खान सूरी साहब हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष अग्रवाल जी, प्रयास हम देख रहे हैं, युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, सारी कोशिशें की जा रही हैं, सख्ती भी बढ़ाई जा रही है, नई गाइडलाइंस भी आ रही हैं, प्रोटोकॉल का पालन भी करवाया जा रहा है, लेकिन जो उम्मीद थी कि अभी तक रिजल्ट, उसका आउटपुट आना चाहिए, वो अभी तक आ नहीं पाया है। तो कुछ कमी रह गई है क्या कहीं पर, या फिर थोड़ा और कुछ रणनीति में बदलाव सरकार करने का सोच रही है? ज़रा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो कोरोना से लड़ाई साइंटिफिक ढंग से लड़ी जा सकती है। अपने अपने स्तर पर अगर हम आइसोलेशन में इसको प्रयास करेंगे जानने का, समझने का, तो सफलता हासिल नहीं मिलेगी। कोरोना से लड़ाई सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करके, अगर लक्षण दिखें तो तुरंत टेस्ट करा के आइसोलेशन में जाने में, और अगर आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं तो वैक्सीनेशन कराने में है। इसके अलावा बाद बाकी कुछ भी करेंगे उससे फायदा नहीं होगा। यह लड़ाई सिर्फ सरकार नहीं लड़ सकती, विपक्ष को, जन भागीदारी को, सबको मिला के जब ये लड़ाई लड़ी जाएगी तभी प्रयास होंगे। ये जो एक टेम्परेरी फेजेस आते हैं, जब संक्रमण बढ़ता है, संसाधनों का अभाव सा प्रतीत होने लगता है, तब जाके ये कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे निर्णय लिए जाते हैं, परंतु इनकी भी एक सीमितता है, क्योंकि उसके बाद रोजी रोटी का संकट आता है। इसीलिए मैं लगातार अपने कांग्रेसी मित्रों से आग्रह करता हूं कि संकट के समय में तो कम से कम अपनी विचारधारा को त्याग कर राष्ट्रधारा में सम्मिलित हो जाए। परंतु मेरे कांग्रेसी मित्र कभी भी बाज नहीं आते हैं, अपितु हर वो काम करते हैं जिससे जनता में भ्रम फैले। एक और चीज जिसकी आवश्यकता है वो है जनता में सही जागरूकता और संदेश देने का प्रयास। जब गलत जागरूकता होती है तो रेमडेसिविर के पीछे भीड़ लग जाती है, जबकि WHO कहता है कि जिनकी सिवियरिटी 15 है और ऑक्सीजन इनटेक 5 लीटर से ऊपर है उनके लिए ही आवश्यकता है। ऑक्सीजन को लेकर जब गलत धारणा होती है तो लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर घर रखने लगते हैं, जबकि वर्तमान की यह स्थिति है कि 300 मैट्रिक टन मध्य प्रदेश की प्रतिदिन आपूर्ति है और खपत 374 मैट्रिक टन है। तो मेरा सभी से आग्रह है, इस कोरोना की लड़ाई को सफलतम ढंग से लड़ने के लिए सकारात्मकता और सहयोगात्मक माहौल होगा, तभी परिणाम देखेंगे। अन्यथा सरकार तो अंतिम क्षण तक अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। अच्छा, सूरी साहब, सकारात्मकता की जरूरत है, और अभी जब पैकेज चल रहा था तो आपने भी सुना होगा, विश्वास सारंग जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, वो भी कह रहे थे कि विपक्ष राजनीति यहाँ पर कर रहा है, लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका स्टैंड भी यहाँ पर क्लियर हो जाए कि आखिर ऐसे क्यों आरोप विपक्ष पर यहाँ लग रहे हैं मध्य प्रदेश में। यही तो पूरी विपक्ष की है, कोरोना से कैसे लड़ना है। अस्पताल में सुविधा पहुंचाने का काम माननीय कमलनाथ जी का है, अस्पताल में बिस्तर मिले मरीजों का काम माननीय कमलनाथ जी का है, उनको ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई मिल सके, लोगों की जान नहीं जाए, इसका काम विपक्ष का है। सत्ता का तो कोई काम नहीं है। आंखों पे आके पैरों पे पैर डाल के जिस तरह से बैठे हुए हैं कि लोग मरे मध्य प्रदेश के, हमें कोई परवाह नहीं। अब मेरे भाई आशीष अग्रवाल जी ने जो बातें कही, पहली बात कही उन्होंने कि वैक्सीन की बात कही, कोविड प्रोटोकॉल निभाने की बात की। मेरे को बताएं कि ये जो संक्रमण हो रहे हैं, क्या वो सब जिन्होंने वैक्सीन लगाई उनमें से एक भी व्यक्ति संक्रमण नहीं हो रहा उससे? मोहन भागवत जी ने क्या वैक्सीन नहीं लगवाई थी? योगी आदित्यनाथ जी ने क्या वैक्सीन नहीं लगवाई थी? दूसरी बात उन्होंने कही कोविड प्रोटोकॉल निभाने का। आपके मंत्री उषा ठाकुर जी कल इंदौर में बैठ के आरती करती हैं, उसमें कुंड में बैठती हैं देवी अहिल्याबाई के लिए, वहां पे हवन कुंड सजाया जाता बिना मास्क के। आप कुछ बोलेंगे आपके मंत्री किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, क्या मैसेज देने का काम कर रहे हैं? और अगर देवी अहिल्याबाई के पास में बैठ के लोगों को बिस्तर मिल जाएंगे, हॉस्पिटल में जगह मिल जाएगी, तो हम भी आपके साथ विपक्ष बैठने को तैयार है। हम तो लोगों की लड़ाई लड़ने को तैयार है, आपके साथ खड़े रहने को तैयार है। आपने बात की जांच की कि लक्षण आने के बाद में जांच होनी चाहिए। 6 दिन से जांच का रिजल्ट नहीं आ रहा RT-PCR के, क्यों नहीं आ रहे? इसकी जवाबदेही किसकी है? माननीय कमलनाथ जी की जवाबदेही है कि आदमी
की रिपोर्ट तत्काल उसे जल्दी से जल्दी मिले। इंदौर में सैंपल खराब हो रहे हैं, 6 दिन से ज्यादा हो गए। और आज तो अति ये हो गई कि एमवाई हॉस्पिटल में 4th फ्लोर और 5th फ्लोर पे कोविड सेंटर बनके 4 दिन से तैयार है, पर लोग बाहर मर रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर उनको जगह नहीं मिल रही, पर क्योंकि प्रभारी कोविड के जो मंत्री हैं इंदौर के तुलसी सिलावट जी, उनको समय नहीं मिल पा रहा है हवन कुंड में जाने के अलावा कि उसका आके उद्घाटन कर दें। जैसे 25 जनों ने पहुंच के वो टैंकर की आरती करते भारतीय जनता सूरी साहब, वैसे आज हमने देखा था तुलसी सिलावट भी दौरे कर रहे थे, लोगों को बिस्तर तो मिल सके। ये सारी चीज आज हम देख रहे थे कि सब फील्ड में लगे हुए हैं, लेकिन आपने ना कुछ बातें बहुत अहम उठाई हैं। सुनिए, आप तो हिमांशु जी बहुत कुछ देख रहे हैं, पर आप जो नहीं देख रहे हैं वो मैं जनता को बताना चाह रहा हूं। देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप सूरी साहब सुनिए ना, मेरे को सबको वक्त यहाँ पर देना है। और एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा, सेंटर बनके तैयार है, वो क्यों हो नहीं सकता चालू है हुआ कि अभी तक? आपका नजरिया, पक्ष का नजरिया, सत्ता पक्ष का नजरिया अलग हो, लेकिन हमारा बहुत न्यूट्रल रहता है, क्योंकि आम लोग हमारे पास जुड़ते हैं रोजाना। हमारे पास कितना प्लाज्मा के लिए कितने लोगों के लिए कॉल आता है, वो सारी चीज हम देखते हैं। तो प्लीज मैं थोड़ी सी चीज स्पेसिफिक, मेरे को ये जवाब चाहिए। 4 दिन से रुकिए ना, मैं है, तो आज 4 दिन में यही चीज देखिए आपने। सूरी जी सुनिए, 4 दिन से रुका हुआ क्यों है? सूरी साहब, एक चीज सुन लीजिए मेरी, आपने अगर कुछ सवाल उठाए हैं यहाँ पर तो उनका संयम से हम जवाब लेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। ऐसे ही बहुत अच्छी चर्चा निकल के सामने आएगी और बहुत स्पेसिफिक उस मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगा। आशीष जी, सवाल आपने सारे सुन लिए होंगे। इनका आरोप है कि 6 दिन में RT-PCR का रिजल्ट नहीं आ रहा है। बोलिए सर। देखिए, सबसे पहले तो तथ्यात्मक रूप से ये गलत है, क्योंकि हर दिन जो RT-PCR के हर दिन का आंकड़ा आता है कि किस जिले में कितने संक्रमित, तो वो क्या 6 दिन पुराने आ रहे हैं? मतलब कैसी बातें करते हैं। दूसरी, मैं कुछ एक बातों पे बड़े इत्मीनान से आऊंगा। सबसे पहले बोले, ये बीच में ना बोले। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम क्या है कि PC शर्मा जिस तरीके से डॉक्टर को गालियां दे रहे थे, देखिए अभी भी ये मेरे को कोई बीच में ना रोके प्लीज। विपक्ष का क्या काम है कि नूरी खान जाएंगी और जाके डॉक्टरों को हड़काएंगी, तरुण बनोज जाएंगे पुलिस कर्मियों को तबादले की धमकी देंगे। ये विपक्ष का काम नहीं है। वैक्सीनेशन पर अगर भ्रम किसी ने फैलाया है तो वो कांग्रेस ही है, जिससे एक शब्द का जन्म हुआ है, वैक्सीन हेजिटेंसी। जब वैक्सीन कोवैक्सीन आई तो इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान किसने किया? कांग्रेसियों ने। इनके 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा। इन्होंने कहा कि उसमें तो पानी है, इसीलिए लोग आज भी वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। और जब वैक्सीन लगवाने से डरते हैं तो एक तरफ तो ये कॉलर ऊपर करते हैं, फिर कहते हैं वैक्सीन नहीं है। फिर इनके राज्य, अरे मैं आज भी कहता हूं कि ये देश की मात्र 20% आबादी पे राज्यों में शासन कर रहे हैं, और जो आंकड़े हैं वो 50% इनके राज्यों से आते हैं। अगर इतना ज्ञान है तो क्यों नहीं सूरी साहब बन जाते हैं राजस्थान या छत्तीसगढ़ के प्रभारी। देखिए, कोरोना पे मैं हाथ जोड़ के कहता हूं सूरी जी, मतभेद किसी और दिन भुला लेंगे, राजनीति किसी और दिन कर लेंगे, परंतु आप तो ये बताएं आपके नेताओं ने क्या किया। डॉक्टर साहब कह रहे होंगे कि राजनीति में ये लोग आपस में मशगूल हो गए, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। तो सूरी साहब एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। हिमांशु जी मुझे जवाब देने दीजिए। हिमांशु जी जवाब देने दीजिए, 1 मिनट लूंगा, मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं रोक रहा आपको, बोलिए। हिमांशु जी, आशीष जी ने बहुत अच्छी बात की कि रोज जो आंकड़े आते हैं वो टोटल के टोटल फर्जी आंकड़े। आप समझिए, भोपाल शहर में बताया जा रहा है 8 लोगों की मृत्यु कोरोना संक्रमण दर से हुई, इंदौर में 4 लोगों की मृत्यु हुई। अरे शमशान घाट पे टोकन बट रहे हैं आशीष जी, अगले दिन चिता जलाने के लिए। क्या 7 लोगों की शमशान की व्यवस्था नहीं है? कोरोना से लड़ रहा है, पूरे के पूरे आंकड़े फर्जी आ रहे हैं। आप अरे मैं साहब, आप बताइए, छत्तीसगढ़ में कचरे के वाहन में शव ले जाए जा रहे हैं। पत्रकारों ने नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ में शवों को कचरे के वाहन में ले जाया जा रहा है। आप मध्य प्रदेश को बदनाम मत कीजिए। इंदौर में जवाब, आप अपनी सस्ती राजनीति और लोकप्रियता के लिए मध्य प्रदेश को बदनाम मत कीजिए। आप लोग सबको बेवकूफ, अरे बिना सिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। हिमांशु जी मत बोलिए, नहीं तो आप कुछ बोलिए। हिमांशु जी, ये चैनल और देश को सूरी साहब, सारे आंकड़े फर्जी हैं। इस तरह से ये कह देना कि सारे आंकड़े फर्जी हैं, जिन लोगों का विश्वास बचा हुआ है उन लोगों का भी विश्वास हट जाएगा। लोगों को टोकन बट रहे हैं शमशान के अंदर। क्या 7 लोगों को जलाने की व्यवस्था इंदौर और भोपाल के शमशान और कब्रिस्तानों में नहीं है? अगर नहीं, इस बारे में हम कह रहे हैं ना व्यवस्थाओं की बात। देखिए, व्यवस्थाओं की बात तो हम लगातार करते आ रहे हैं सूरी साहब। अच्छा ठीक है, डॉक्टर के जायसवाल जी,
थोड़ा माफी चाहूंगा, वक्त लग गया आपके पास तक आने में, क्योंकि आप जानते हैं हॉट टॉपिक कितना है, और जब पक्ष विपक्ष सामने एक दूसरे पर तलवार लेके खड़े हो जाते हैं तो फिर लड़ाई थोड़ी लंबी खिंच जाती है। तो के जायसवाल जी, आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, और 24% से ऊपर का संक्रमण दर लगभग यहाँ पर पहुँच रहा है। सरकार की तरफ से कोशिश बहुत सारी की जा रही है, प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। ये भी अब कह दिया गया कि सिर्फ 10% कर्मचारियों के साथ काम किया जाएगा। सारी कोशिश की जा रही है, एहतियात बरती जा रही है, लेकिन ये संक्रमण दर कम नहीं हो रहा है। जबकि कोरोना कर्फ्यू काफी लंबे वक्त से चल रहा है और इसको लंबा खींचा जा रहा है, लेकिन ये चेन टूटेगी कब? आशीष जी, ये चर्चाएं जो कई दिनों से हो रही हैं और हम आज कोरोना का जो विकराल रूप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में कई बार ये बातें हो चुकी हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है आज 1.5 साल से है, और इस 1.5 साल में मैंने पहले भी कह चुका है कि हमने अपने मन में भ्रांति पाल ली थी कि कोरोना खत्म हो चुका है, और इसी कारण कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, कोरोना से जो बचाव के उपाय हैं और कोरोना से बचने के जो साधन है, इसका हमने भरपूर दुरुपयोग किया, हमारे नागरिक दुरुपयोग किए, शासन की ओर से कड़ाई नहीं की गई, और इसी कारण आज देखिए कि 1:3 का रेशियो है, पॉजिटिविटी रेट जो है 1:3, हर 3 में 1 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा चीज ये है कि आज कोरोना इतना ज्यादा फैल गया है कि हमारे पास चाहे शासकीय हॉस्पिटल हो चाहे कि निजी अस्पताल हो, मरीज इंतजार कर रहा है कि मेरी बारी कब आएगी कि मैं उस समय भर्ती हूं अस्पताल में। भर्ती होने के बाद भी वहां पर भी बहुत सारी कमियां हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज ऑक्सीजन की कमी, दूसरा दवाइयों की कमी, तीसरा सबसे बड़ा जो क्राइसिस है अभी जो रेमडेसिविर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। हाँ। रेमडेसिविर उपलब्ध अगर हो जाए या रेमडेसिविर की उपलब्धता जरूरी मरीज को हो जाए तो मैं समझता हूं कि कोरोना में बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कमी आएगी और मरीज अच्छा होके स्वस्थ होके मतलब अस्पताल से बाहर होगा। तीसरी चीज ये हुई कि जो कर्फ्यू लेने में जो विलंब किया गया या जो कड़े कदम उठाने चाहिए थे, जब कोरोना बहुत विकराल रूप ले रहा था आज से 1.5 महीना पहले मार्च की शुरुआत से, हाँ। उस समय भी अगर शासन कड़े कदम उठाता तो ये नौबत आज नहीं आती जो हम और आप सब देख रहे हैं, पूरे नागरिक देख रहे हैं, और सब इस चीज से सब परेशान है, सब पीड़ित है। बात आपकी भी सही है। कोरोना के मरीज मिलेंगे। दूसरी चीज ये है आरटीपीसीआर की रिपोर्ट इसलिए भी नहीं आ पा रही है कि इतने ज्यादा मतलब सैंपलिंग का ओवरलोड है कि उसकी रिपोर्टिंग करने में ही इतना विलंब हो रहा है। दूसरा चीज रैपिड टेस्ट हो रहा है, रैपिड टेस्ट में भी इतनी पॉजिटिविटी रेट है कि मरीज जाए तो जाए कहाँ। हर कोई मरीज होम आइसोलेशन से ठीक तो नहीं हो सकता, उसको हॉस्पिटल में जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है। आज डॉक्टर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों के ऊपर इतना ज्यादा दबाव पड़ा है कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है। डॉक्टरों के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि डॉक्टर खुद परेशान है कि मैं क्या करूं। डॉक्टर को फ्री हैंड देना चाहिए, डॉक्टर के इलाज में कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर एक ईमानदारी से हर मरीज को की जान बचाने के लिए उनकी सेवा कर रहा है, अपने घर बार को छोड़ के, और घर नहीं जा रहा है, 8-8 दिन से घर नहीं जा रहा है। लेकिन डॉक्टरों के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि डॉक्टर अपने आप को एक असहाय महसूस करता है, और इसी कारण ये सब चीजें जो नेगेटिविटी आ रही है, यही नेगेटिविटी आती है, लोगों के अंदर का आक्रोश और गुस्सा निकल जाता है। मैं जायसवाल जी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। यहाँ पर आशीष जी देखिए, एक समस्या तो यहाँ पर यह भी है कि अब कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री खुद ये बात कहते हुए नजर आए थे, नाराज भी हुए थे कि जो देरी हो रही है मामलों में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में, तो ये सुनिश्चित किया जाए कि 24 घंटे के अंदर ये सारी व्यवस्था जल्द से जल्द रिपोर्ट आए, कहीं पर लेट लतीफ़ी बिल्कुल ना हो, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, क्योंकि देखिए सिस्टम इस वक्त इतना ढीला हो चुका है। हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे, और मैं तो एक बात और कहूँगा कि भले ही मुख्यमंत्री सख्त हैं या फिर मंत्री सख्त हैं, लेकिन जो एक रवैया प्रशासन का बन गया, अब आप एक एग्जांपल हमीदिया में ही देखिए किस तरह से बंदरबाट कर ली गई। तो ये जो व्यवस्थाएं पूरी तरह से धराशायी हो गई, इनको आप वापस कैसे सही करेंगे? देखिए, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले हैं जैसे हमीदिया, इनसे आप पूरी सरकारी व्यवस्थाओं की अगर पिक्चर को पेंट करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि जिस एक मुख्य हथियार से इस कोरोना की लड़ाई जीती जा सकती है, हौसला, संबल, हम उसको भी छीन लेंगे।
देखिए 100 में से 98 लोग ठीक होते हैं, परंतु हम बात 2 लोगों की करते हैं, 98 की पिक्चर दिखाना भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें सकारात्मकता की भी आवश्यकता है और यह आपदा का समय है, इसमें होंगी चूकें, परंतु उन चूकों को भी हौसले से, समझाइश से आगे लेके काम तो उसी तंत्र से कराना है ना, कोई नया व्यक्ति तो आ नहीं जाएगा। और जब पिछली भी लड़ाई, जो पिछली लहर थी, वो भी तो हमने इसी तंत्र के भरोसे जीती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ सरकार नहीं, जन भागीदारी से, विपक्ष के सहयोग से मध्य प्रदेश इस लड़ाई को जीतेगा। नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बड़ा जिम्मेदार चैनल है आपका। रेमडेसिविर को लेके मेरे जो डॉक्टर मित्र थे, हिमांशु जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूरी, हाँ। एक रेमडेसिविर को लेके मेरे जो अभी एक पैनलिस्ट साथी ने जो एक बात कही, मैं अपना ज्ञान उस पर जनता तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि कोई भ्रम ना हो। रेमडेसिविर को लेके 8 अप्रैल को एम्स और आईसीएमआर ने एक अपनी कोविड प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें रेमडेसिविर को सिर्फ उन्हीं पेशेंट को देने की सलाह दी गई है जिनका चेस्ट सीटी की सिवियरिटी 15 से ऊपर आती है और जिनका ऑक्सीजन 5 लीटर से ऊपर इंटेक है। उसके अलावा रेमडेसिविर कोई संजीवनी नहीं है, अपितु WHO तो यह कहता है कि इससे कुछ हॉस्पिटल स्टे में ही अंतर पड़ता है। तो इसके बारे में हम भ्रम ना फैलाएं। मैं उनकी किसी भी नॉलेज पे बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ पर स्पष्ट किया है। इंडिया में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, सूरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है सर। हाँ सूरी जी बोलिए। रेमडेसिविर उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार 1,17,000 अभी तक मंगा चुकी है। वो हम देख रहे हैं। हिमांशु जी 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली जो डॉक्टर मित्र ने बात कही, एक मिनट आशीष जी चुप हो जाइए, सुनने दीजिए। रेमडेसिविर पर स्थिति स्पष्ट हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ सूरी जी बोलिए। आशीष जी बहुत स्पष्ट हो गई। एक मिनट, पहली बात हमारे डॉक्टर मित्र ने कही कि लोगों ने मान लिया था कोरोना चला गया था। लोगों को मध्य प्रदेश की सरकार ने मनवा दिया था कोरोना चला गया था, जब कोविड सेंटर चिरायू को छोड़ के पूरे प्रदेश के बंद कर दिए गए। इस सरकार ने मान लिया था कोरोना नहीं है, ये सरकार की असफलता है। दूसरी बात रेमडेसिविर की बात, अरे राहुल गांधी जैसी बात आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बिल्कुल मेरी बात सुनिए। दूसरा विषय रेमडेसिविर की कर रहे हैं, बहुत ज्ञानी है आशीष अग्रवाल जी। अरे जिनकी सिटी चेस्ट की रिपोर्ट आ गई है 15% है, एम्स में भर्ती है, मैं आपको नाम सही दे सकता हूं, उनको तो सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है। ये अरे झूठ बोलना बंद करो, क्या स्थिति है जरा जमीन पे आओ, धरती पे आओ और देखो क्या स्थिति है, किस तरह से। अरे आप अस्पताल में उपलब्ध नहीं करा पा रहे, लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं करा पा रहे, और यहाँ पे सब उपलब्धता है, सब उपलब्धता करवा लेते हैं। बंद करो, ऐसी स्थिति में सच बोलो, असम में चुनाव करा रहे, आपसे चेहरा मिला सको, ऐसी बात करो कि मानो कि आप टोटल फेल हो गए हो। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी नंगी हो गई है और प्रदेश को आग की स्थिति में डाल दिया है। देखिए सुनिए, वक्त मेरे पास है नहीं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आशीष जी कि मेडिकल स्टाफ की बहुत सारी परेशानियां निकल के सामने आ रही है, बहुत ज्यादा लोड उन पर हो गया है, तो उस बारे में भी सरकार ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा। सूरी साहब पक्ष के साथ में खड़े हो जाइए, कोरोना से सबको मिलकर लड़ना है, अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात छत्तीसगढ़ की।